हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग सभी। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए जुड़ जाएं एक बार मेरे साथ इस क्लास में, जल्दी से सभी लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाएं। हाँ, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड जीके एमसीक्यू के इस क्लास में। इस क्लास की अगर बात की जाए तो आप सभी को पता होगा कि ये क्लास रोजाना रात को 9 बजे होती है और रोजाना रात को 9 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। आप में से जो भी लोग नए हैं या फिर इस क्लास में पहली बार जुड़े हैं, उनके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी का एग्जाम हो, जेएसएससी का एग्जाम हो, झारखंड पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे झारखंड दरोगा का एग्जाम हो, आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि उन एग्जामों में किस तरीके से झारखंड जीके से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, झारखंड के कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चंस पूछा जाता है, झारखंड के कौन से पोर्शन से किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग इस क्लास में एनालाइज करते हैं। तो आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें झारखंड के पुरानों एग्जाम की, यानी जो एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं, चाहे आप जेपीएससी का एग्जाम उठा ले, चाहे आप जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम उठा ले, झारखंड पीजीटी का एग्जाम ले, तो उन एग्जामों में झारखंड जीके से कैसे प्रश्न पूछा गया था, इसके बारे में भी इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। यानी ओवरऑल आपको ये आइडिया होता है कि झारखंड के एग्जामों में क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से पूछा जाता है और उनका जो लेवल है वो किस तरीके का रहता है। चाहे झारखंड हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो उसका लेवल कैसा रहता है ये आपको इस क्लास के माध्यम से पता चलेगा। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप में से जितने भी लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ इस क्लास में पहली बार जुड़े हैं, सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में टोटल हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्लास रोजाना रात को 9 बजे होती है। इस क्लास में टोटल 20 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी अभी इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उन 20 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए या फिर आपको कितने क्वेश्चंस के सही आंसर मालूम थे, इस क्लास के लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी आपकी कैसी है, आप एग्जाम देने के लिए कितनी तैयार हैं, आप झारखंड के जॉब लेने के लिए कितने हैं। तो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आपको पहले से मालूम थे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या है, संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को किस नाम से जाना जो है वो जाता है। ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है कि संथाल गांव में जो ग्राम प्रधान होता है उस सहायक को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है मांझी, ऑप्शन बी है प्रमाणिक, ऑप्शन सी नाइके, ऑप्शन डी परगनेत। अच्छा, संथाल गांव की बात करेंगे। झारखंड में बहुत सारी जनजातियां हैं। अगर ट्राइब की बात करें तो आप लोगों को पता होगा झारखंड में बहुत सारे ट्राइब पाई जाती है। उनमें से मेजर आपको झारखंड के 32 जनजातियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर उन 32 जनजातियों के बारे में बात करें तो झारखंड में संथाल जनजाति की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। हमारे झारखंड में संथाल जनजाति की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो संथाल जनजातियों का अपना एक गांव भी होता है। तो उस गांव में जो ग्राम प्रधान होते हैं उस सहायक को किस नाम से जाना जाता है, मांझी, प्रमाणिक, नायके या परगनेत। क्या होगा सही आंसर, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन जेएसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका प्रमाणिक। क्या सही आंसर हो जाएगा प्रमाणिक, ऑप्शन बी। संथाल जो गांव है
उस संथाल गांव में जो ग्राम प्रधान होता है, ठीक है, ग्राम प्रधान को आप लोग देखेंगे मांझी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मांझी कह के संबोधित किया जाता है ग्राम प्रधान को, हालांकि ग्राम प्रधान भी कहा जाता है। तो उसका जो हेल्पर होता है, उसका जो सहायक होता है, उसे प्रामाणिक कहते हैं। क्लियर? चलिए, तो इसका सही आंसर कितने लोगों को मालूम था? जिसने इसका सही आंसर कमेंट किया है, आप लोग अपना एक जो है वो काउंट कर लेंगे कि पहला क्वेश्चन आपका सही हो गया है। आइए आगे बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? पढ़ा जो पंचायत है उसके प्रमुख को क्या कहते हैं? पढ़ा राजा, ठाकुर, कोटवार, हाथू मुंडा। ये है 4 ऑप्शन आपके सामने। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पढ़ा राजा, ऑप्शन बी ठाकुर, ऑप्शन सी कोटवार, ऑप्शन डी हाथू मुंडा। अब सही आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे और देखते हैं इस क्वेश्चन का कितने लोगों को सही आंसर मालूम है। चलिए सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सही आंसर क्या होगा। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो पढ़ा पंचायत के प्रमुख को कहते हैं पढ़ा राजा। क्या कहते हैं? पढ़ा राजा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ा पंचायत की बात करें तो देखिए, हम लोगों को जब भी आप ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे या फिर आप शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मानकी मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, आपको पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी शासन व्यवस्थाएं हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। झारखंड में बहुत सारी शासन व्यवस्थाएं हैं। अगर आपको झारखंड का सिलेबस नहीं मालूम है तो आप सिलेबस को देखेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की, तो इसमें जो प्रमुख हैं उसे पढ़ा राजा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग किस चीज की। निम्न में से किस शासक के द्वारा नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित किया गया था? ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था की, आपको नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में भी पढ़ना है, आपको मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, आपको पढ़ा शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, आपको नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिलहाल अगर बात कर ले इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन है इतिहास का। तो जब आप झारखंड की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नागवंशी शासन व्यवस्था में छोटा नागपुर का जो क्षेत्र होता है वहां पे नागवंशियों का राज चलता है, ठीक है। छोटा नागपुर के क्षेत्र में नागवंशी शासन व्यवस्था चल रही होती है। पहले यहाँ पे मुंडा शासन व्यवस्था थी, मुंडा शासन व्यवस्था का पतन होता है और वहां पे एक नई शासन व्यवस्था शुरू होती है जिसका नाम है नागवंशी शासन व्यवस्था, ठीक है। तो उसमें जो राजा एक बनते हैं उसके द्वारा नागवंशी शासन व्यवस्था का जो राजधानी है वो पहले सुतियांबे रहता है। सुतियांबे से चुटिया जो है वो ट्रांसफर किया जाता है उस राजधानी को, कैपिटल को। तो किस राजा के द्वारा जो राजधानी है वो सुतियांबे से चुटिया परिवर्तित की गई थी? अब ऑप्शन में आपको दिया हुआ है फनी मुकुट रॉय, ऑप्शन बी मेदिनी रॉय, ऑप्शन सी प्रताप रॉय, ऑप्शन डी सिताब रॉय। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? किस नागवंशी राजा के द्वारा जो राजधानी है वो सुतियांबे से चुटिया परिवर्तित की गई थी? और ये क्वेश्चन है जेपीएससी का क्वेश्चन, हल्के में ना ले इस क्वेश्चन को, जेपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग सही आंसर कमेंट करके बताएंगे क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रताप रॉय। क्या होगा? प्रताप रॉय, ऑप्शन सी प्रताप रॉय। प्रताप रॉय के द्वारा क्या किया गया? प्रताप रॉय के द्वारा जो नागवंशियों की राजधानी थी सुतियांबे, उसे सुतियांबे से चुटिया जो है वो ट्रांसफर किया गया, ठीक है। अगर हम लोग बात करें नागवंशी शासन व्यवस्था की, चलिए झारखंड का इतिहास आप लोगों के लिए शुरू किया जाएगा और हम लोग डिटेल में थ्योरी वाइज झारखंड के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग स्टोन एज यानी पाषाण काल से झारखंड का इतिहास शुरू करेंगे और पाषाण काल से लेकर झारखंड के निर्माण तक 15 नवंबर 2000 तक हम लोग झारखंड का इतिहास देखेंगे कि इस बीच में झारखंड का क्या इतिहास रहा है, झारखंड में क्या कुछ हुआ है। हम लोग बात करेंगे पाषाण काल से, पाषाण काल में हम लोग बात करेंगे पूरा पाषाण काल की, उसके बाद मध्य पाषाण काल की, उसके बाद नव पाषाण काल की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मगध साम्राज्य की, उसके बाद करेंगे
मुगल साम्राज्य के बारे में देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग अंग्रेजों के प्रवेश करवाएंगे झारखंड में, कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कैसे होता है। उसके बाद झारखंड का निर्माण का आंदोलन क्या रहता है, झारखंड का निर्माण किस प्रकार से होता है, फिर हम लोग झारखंड का निर्माण करवाएंगे। तो पूरा झारखंड का इतिहास हम लोग देखेंगे। वहां पे हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तब आप लोगों को डिटेल में समझाया जाएगा किस तरीके से प्रताप रॉय के द्वारा सुतियांबे से चुटिया जो है वो राजधानी परिवर्तित किया गया। क्लियर? तो बात करेंगे इस क्वेश्चन की, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रताप रॉय। चलिए आगे बात करते हैं। मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? जो मुंडा ग्राम है, ठीक है, मुंडा ग्राम के धार्मिक मतलब प्रधान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए महतो, ऑप्शन बी देहरी, ऑप्शन सी नाया, या फिर ऑप्शन डी पाहन। क्या कहा जाता है? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। मुंडा जो ग्राम है उसमें धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? अगर आप में से ऐसा कोई है जो कि मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा होगा, जिसे हम लोग मानकी मुंडा शासन व्यवस्था के रूप में समझते हैं, तो मानकी मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में अगर कोई पढ़ा होगा तो उसको इसके बारे में पता होगा कि मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। चलिए कमेंट करके बताएंगे आप लोग। सही आंसर हो जाएगा पाहन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाहन। जो मुंडा ग्राम है, मुंडा ग्राम में जो धार्मिक प्रधान होते हैं, जो कि उनकी पूजा पाठ करते हैं, लोगों का पूजा वूजा करवाते हैं, जिसे हम लोग पंडित जी कहते हैं, कई लोग उसे ठाकुर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो चाहे हम लोग बात करें पंडित जी का काम क्या होता है? पंडित जी का काम यही होता है पूजा पाठ करवाना। अगर आपके घर में कोई पूजा पाठ करना हो तो आप मेनली किसे बुलाएंगे? पंडित जी को बुलाएंगे। वो पंडित जी आएंगे आपके घर में पूजा पाठ करेंगे। तो उस तरीके से मुंडा ग्राम जो होता है, मुंडा ग्राम में भी पूजा पाठ का काम कौन करते हैं? तो धार्मिक प्रधान कौन होते हैं? पाहन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में किसे ट्रिपल आईटी रांची का डायरेक्टर बनाया गया है? निदेशक, डायरेक्टर का मतलब है निदेशक। अच्छा, ट्रिपल आईटी रांची का मतलब क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। झारखंड में आईआईटी भी है, झारखंड में ट्रिपल आईटी भी है। झारखंड में एक आईआईटी है और झारखंड में एक ही ट्रिपल आईटी भी है। अब ट्रिपल आईटी कहां पे है? रांची में है। आईआईटी कहां पे है? तो वो धनबाद में है, जिसे आईआईटी आईएसएम के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी यहां पे पूछा जा रहा है कि ट्रिपल आईटी रांची का डायरेक्टर किसे बनाया गया है। और ये जो क्वेश्चन है वो करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आप में से जितने भी लोगों नए लोग हैं उनको अगर पता नहीं है कि करेंट अफेयर्स का क्लास कब होता है, तो रोजाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स का क्लास होता है इसी चैनल पे, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो लोग करंट अफेयर्स की क्लास में हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, सुबह 5 बजे जुड़ जाएं और झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करें। तो ट्रिपल आईटी रांची, ऑप्शन ए प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव, ऑप्शन बी प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन सी डॉक्टर रमेश शर्मा, या फिर ऑप्शन डी प्रोफेसर मनोज राज। क्या होगा सही आंसर? किसी को पता है क्या? आप में से ऐसे जितने लोग हैं जो करंट अफेयर्स का क्लास में हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं रोजाना, उनको पता होगा। ट्रिपल आईटी रांची का जो डायरेक्टर है वो बनाया गया है प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव को। ऑप्शन ए प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव। देखिए आप जो ऑप्शन बी में देख रहे हैं, किन्हें? प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव। ये ट्रिपल आईटी रांची के अब तक डायरेक्टर थे, निदेशक थे, लेकिन अब दीपक कुमार श्रीवास्तव की जगह प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव को ट्रिपल आईटी रांची का जो डायरेक्टर है वो बनाया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं किन्हें? तो प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव को, ठीक है। यही है प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव, और ये जो है कहां के? ट्रिपल आईटी रांची के क्या बनाए गए हैं? डायरेक्टर बनाए गए हैं। आप इसके पहले देखिए दीपक कुमार श्रीवास्तव जो है वो ट्रिपल आईटी रांची के क्या थे? तो डायरेक्टर थे। चेयरमैन की बात करेंगे, अरुण जैन ट्रिपल आईटी रांची के चेयरमैन है। 2016 में ट्रिपल आईटी रांची की स्थापना की गई थी। और अगर बात की जाए ट्रिपल आईटी की, तो ट्रिपल आईटी रांची का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बहुत इजी क्वेश्चन। उत्तर में झारखंड की सीमा किस राज्य से लगती है? और बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा गया है किसमें? जेएसएससी सीजीएल 2024। जेएसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तर में झारखंड की सीमा किस राज्य से लगती है? नॉर्थ में झारखंड की जो बाउंड्री है वो किस राज्य के साथ शेयर करती है? नॉर्थ में झारखंड जो है किस राज्य के साथ बाउंड्री शेयर करता है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी बिहार। अब सही आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जेएसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है तो हल्के में मत लीजिए, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर जेएसएससी सीजीएल में झारखंड दरोगा में बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है जेएसएससी सीजीएल में। सोचिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाएं जेएसएससी सीजीएल का, जेपीएससी का, तब आपको पता चलेगा कि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं रहता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बहुत टफ रहते हैं, लेकिन इजी और मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो झारखंड की सीमा उत्तर में किस राज्य के साथ? बिहार के साथ। सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिहार। झारखंड जो है टोटल 5 राज्यों के साथ बाउंड्री जो है वो बनाती है। अगर हम लोग बात करें नॉर्थ की, तो नॉर्थ में बिहार के साथ, जिससे ही अलग करके झारखंड का निर्माण हुआ है। बिहार से ही ना अलग करके झारखंड का निर्माण हुआ है। बिहार जो कि पहले, झारखंड जो कि पहले बिहार था, 15 नवंबर 2000 में बिहार से अलग करके झारखंड हुआ। तो झारखंड के नॉर्थ में बिहार है। अगर साउथ की बात करें तो साउथ में उड़ीसा है। ठीक है, ईस्ट की बात करें पश्चिम बंगाल, और वेस्ट की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो टोटल 5 राज्य। तो आप ये देख सकते हैं, ये हो गया हमारा ईस्टर्न पार्ट, ये हो गया हमारा वेस्टर्न पार्ट, ये हो गया हमारा नॉर्दर्न पार्ट, और ये हो गया हमारा साउदर्न पार्ट। तो अगर बात करेंगे हम लोग झारखंड के ईस्ट की, तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट की छत्तीसगढ़, नॉर्थ की बिहार, साउथ की उड़ीसा, और अगर बात करें वेस्ट की तो उत्तर प्रदेश की है। झारखंड 5 राज्यों के साथ बाउंड्री जो है वो बनाती है। क्लियर है? सभी को क्लियर है? सही आंसर क्या होगा? बिहार। आप लोग देख सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं। किस वाद्य यंत्र को झारखंड वायलिन के नाम से जाना जाता है? किस वाद्य यंत्र को झारखंड वायलिन के नाम से जाना जाता है? अलगोजे, बुगचू, दिलरुबा, केंद्रा। क्या होगा सही आंसर? झारखंड वायलिन किसे कहते हैं? चलिए जल्दी से बताएंगे, झारखंड वायलिन किसे कहते हैं? जेएसएससी सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है, सीजीएल 2024। सीजीएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, झारखंड वायलिन किसे कहते हैं? अलगोजे, बुगचू, दिलरुबा, केंद्रा। झारखंड वायलिन, बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा केंद्रा, ऑप्शन डी। क्या होगा? केंद्रा। केंद्रा। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर केंद्रा क्या है, पता ही नहीं है। देखिए ये होता है केंद्रा, कुछ इस प्रकार का होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये इसे कहते हैं केंद्रा, और इसे झारखंड वायलिन के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे, किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को झारखंड वायलिन के नाम से जाना जाता है? तो केंद्रा को झारखंड वायलिन के नाम से जाना जो है वो जाता है। क्लियर? चलिए आइए आगे बात करते हैं। झारखंड सरकार ने झारखंड ईएसडीएम नीति किस वर्ष शुरू की? झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड ईएसडीएम नीति जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2014, या फिर ऑप्शन डी 2016। ए बी सी डी, क्या होगा सही आंसर? झारखंड ईएसडीएम नीति किस वर्ष शुरू की गई? अब झारखंड ईएसडीएम नीति क्या है इसके बारे में भी समझेंगे। एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा सही आंसर। झारखंड ईएसडीएम नीति किस वर्ष शुरू किया गया? किसी को पता है क्या इसके बारे में? ईएसडीएम नीति के बारे में किसी को पता है? सही आंसर हो जाएगा 2016 में। झारखंड ईएसडीएम नीति 2016 में शुरू हुई।
यानी ऑप्शन सी इज द राइट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर बात करें झारखंड ईएसडीएम नीति की, तो ईएसडीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। एग्जाम में पूछा जाएगा कि झारखंड ईएसडीएम पॉलिसी में ईएसडीएम का पूर्ण रूप क्या है। एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जाता है कि झारखंड ईएसडीएम पॉलिसी में ईएसडीएम का पूर्ण रूप क्या है, और वहां पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन रहेगा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ये शुरू हुआ है 2016 में झारखंड ईएसडीएम पॉलिसी। क्लियर है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसे चीज को याद रखें। ईएसडीएम का फुल फॉर्म याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, 2016 में इसे शुरू किया गया झारखंड सरकार के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं। भूमिज विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भूमिज विद्रोह, अगर झारखंड के विद्रोह के बारे में आप पढ़ेंगे तो झारखंड में बहुत सारे विद्रोह हैं। संथाल विद्रोह है, ठीक है, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। तो आप अगर बात करेंगे विद्रोह की, तो झारखंड में बहुत सारे विद्रोह हैं। उन विद्रोह में से एक विद्रोह है कौन सा? भूमिज विद्रोह। तो भूमिज विद्रोह की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? आपको कोल विद्रोह के बारे में पढ़ना है, संथाल विद्रोह के बारे में पढ़ना है, भूमिज विद्रोह के बारे में पढ़ना है। तो कई सारे आंदोलन है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, भूमिज विद्रोह की बात करेंगे, इसकी शुरुआत कब हुई थी? क्या होगा सही आंसर? भूमिज विद्रोह, भूमिज विद्रोह का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1832, ऑप्शन सी 1871, ऑप्शन बी 1871, ऑप्शन सी 1845, ऑप्शन डी 1900। तो क्या होगा? वर्ष 1832 में भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन ए। ठीक है, आप में से जितने भी लोग ऑप्शन ए कहे थे उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया। भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1832 में। ठीक है, 1832 और 33 तक ये चला था। 32 में शुरुआत हुई थी और 1833 तक ये चला था। लगभग 1 साल जो है भूमिज विद्रोह झारखंड में चला था। क्लियर? क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा यानी कौन सा एयरपोर्ट सेल के स्वामित्व में है और एएआई के द्वारा संचालित है? अब सेल और एआई का मतलब क्या है? निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट सेल, यानी सेल का मतलब है SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सेल के स्वामित्व में है और एएआई के द्वारा संचालित है, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट जो है वो सेल का एयरपोर्ट है लेकिन चलाया जाता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, एएआई। क्या होगा सही आंसर? यानी एयरपोर्ट जो है वो सेल कंपनी का है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, लेकिन इसे चलाया किसके द्वारा जा रहा है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा? सेल कहां पे है? जिसको ये पता है कि सेल झारखंड में कहां पे है उसको सही आंसर पता होगा। सेल कहां पे है झारखंड में? झारखंड में सेल है बोकारो में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट किसका है? सेल का है। बोकारो स्टील प्लांट किसका है? सेल का है। पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। कौन सा? बोकारो स्टील प्लांट। सेल के द्वारा ही चलाया जाता है, सेल का ही स्टील प्लांट है, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसी बोकारो में सेल के द्वारा एक एयरपोर्ट का निर्माण किया गया जिसे हम लोग बोकारो एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो बोकारो एयरपोर्ट है इसका निर्माण तो किया गया है सेल कंपनी के द्वारा, लेकिन इसे चलाया जा रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी सरकार के द्वारा। ठीक है, तो बात करेंगे बोकारो एयरपोर्ट की, तो ये आप देख रहे हैं बोकारो एयरपोर्ट, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? सेल कंपनी के द्वारा, लेकिन चलाया किसके द्वारा जा रहा है? तो एएआई के द्वारा। ठीक है, बोकारो की बात करेंगे तो आप झारखंड के मैप में बोकारो को भी देख सकते हैं। ये रहा झारखंड के मैप में बोकारो। क्लियर? अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो बता सकता है कि बोकारो जिले की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कोई है जिसे पता होगा बोकारो जिले की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कमेंट करेंगे एक बार। बिल्कुल सही आंसर 1991 में
बोकारो जिले की स्थापना की गई थी 1991 में। धनबाद का कुछ हिस्सा और गिरिडीह का कुछ हिस्सा लिया गया था और धनबाद के कुछ हिस्से को अलग करके, गिरिडीह के कुछ हिस्से को अलग करके, दोनों हिस्से को मिलाकर बोकारो जिले की स्थापना की गई। अगर बात करें बोकारो जिले में टोटल ब्लॉक कितने हैं, टोटल 9 ब्लॉक है। उन 9 में से 6 ब्लॉक को धनबाद से अलग किया गया, 3 ब्लॉक को गिरिडीह से अलग किया गया और उन 9 ब्लॉक को मिलाकर बोकारो जिले की स्थापना की गई 1991 में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किन जिलों को अलग करके बोकारो जिले की स्थापना की गई है, तो धनबाद और गिरिडीह को अलग करके 1991 में बोकारो जिले की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जेएमएम पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन थे? जेएमएम पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, जेएमएम का मतलब है झारखंड मुक्ति मोर्चा। अभी झारखंड में कौन से पार्टी की सरकार है? तो जेएमएम की ही सरकार है और चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो जेएमएम पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन थे? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए शिबू सोरेन, ऑप्शन बी निर्मल महतो, ऑप्शन सी जयपाल सिंह मुंडा या फिर ऑप्शन डी विनोद बिहारी महतो। अच्छा, अभी कौन है पता है क्या? जेएमएम पार्टी के अभी अध्यक्ष कौन है? अभी शिबू सोरेन है जेएमएम पार्टी के अध्यक्ष। ठीक है, जेएमएम पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 4 फरवरी 1973 में, 1973 में 4 फरवरी 1973 में जेएमएम पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो विनोद बिहारी महतो के द्वारा। और जेएमएम पार्टी के प्रथम अध्यक्ष भी विनोद बिहारी महतो ही थे। तो याद रखें, जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि जेएमएम पार्टी के पहले अध्यक्ष शिबू सोरेन थे, बिल्कुल गलत है। शिबू सोरेन अभी वर्तमान समय में जेएमएम पार्टी के अध्यक्ष है, लेकिन जेएमएम पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विनोद बिहारी महतो। और किसके द्वारा जेएमएम पार्टी की स्थापना की गई, यानी जेएमएम पार्टी के संस्थापक कौन है? तो जेएमएम पार्टी के संस्थापक भी विनोद बिहारी महतो ही हैं। ठीक है, चलिए जेएमएम पार्टी का चुनाव चिन्ह आप लोग याद रखेंगे, कौन सा है? तो तीर धनुष। क्लियर? चलिए, यह है विनोद बिहारी महतो। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड निर्माण के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? अब झारखंड निर्माण के समय, झारखंड का निर्माण कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ था। तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, ये पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से एक बार सभी लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे। लालू यादव ऑप्शन ए, नीतीश कुमार ऑप्शन बी, शिबू सोरेन ऑप्शन सी, राबड़ी देवी ऑप्शन डी। क्या होगा सही आंसर? झारखंड निर्माण के समय बिहार के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा था। तो झारखंड का जो आज एरिया है, हमारा झारखंड का जो एरिया है, उसके भी मुख्यमंत्री वही थे। बाद में झारखंड अलग हुआ तो झारखंड का अलग मुख्यमंत्री हुआ, लेकिन पहले तो बिहार के मुख्यमंत्री ही झारखंड के भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो अगर बात की जाए झारखंड के निर्माण के समय बिहार के मुख्यमंत्री की राबड़ी देवी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राबड़ी देवी कौन है? आप में से बहुत लोग बोलेंगे सर राबड़ी देवी के बारे में पता नहीं है। लालू यादव के बारे में आपको पता होगा। लालू यादव जी की पत्नी है राबड़ी देवी और झारखंड का जब निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 में, उस समय राबड़ी देवी ही बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करती थी। अगर बात करें सर झारखंड के निर्माण के समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। सर झारखंड के निर्माण के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? वीसी पांडे। सर झारखंड के निर्माण के समय प्रेसिडेंट कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे? तो क्या होगा सही आंसर? के.आर. नारायणन। ठीक है, इन चीजों को याद रखेंगे। के.आर. नारायणन कौन थे? राष्ट्रपति थे। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और वीसी पांडे कौन थे? तो बिहार के राज्यपाल थे, गवर्नर। चलिए आगे बात करते हैं। राबड़ी देवी, तो ये आप राबड़ी देवी देख सकते हैं। अच्छा, ये कौन से पार्टी से हैं, किसी को पता है? राबड़ी देवी या फिर लालू यादव जी का पार्टी का नाम क्या है? जिस तरीके से अभी हम लोग शिबू सोरेन या फिर हेमंत सोरेन की बात करें तो उनके पार्टी का नाम है जेएमएम। राबड़ी देवी किस पार्टी से है, किसी को पता है नाम? लालटेन छाप, इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है लालटेन छाप। नाम किसी को पता है क्या?
आरजेडी, क्या नाम है? आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि राबड़ी देवी किस पार्टी से हैं? आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, और नीतीश कुमार जो है जेडीयू, जनता दल यूनिट। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड से राज्यसभा से चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? यानी पूछा जा रहा है कि झारखंड से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं, या फिर अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो मोटे मोटे तौर पर यह पूछा गया है कि झारखंड में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। अब ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 9। क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। राज्यसभा के कितने सदस्य झारखंड से चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के 6 सदस्य झारखंड से चुने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं वर्तमान में राज्यसभा के 6 सदस्य कौन कौन है? महुआ माझी, आदित्य साहू, शिबू सोरेन, दीपक प्रकाश, समीर उरांव, धीरज प्रसाद साहू। अगर बीजेपी की बात करें तो राज्यसभा में बीजेपी की 3 सीटें हैं। कौन कौन बीजेपी के सदस्य हैं? आदित्य साहू, उसके बाद दीपक प्रकाश और समीर उरांव। अगर जेएमएम की बात करें, 2 सदस्य जेएमएम पार्टी से हैं, महुआ मांझी और शिबू सोरेन, और कांग्रेस की बात करें धीरज प्रसाद साहू कांग्रेस से हैं। तो राज्यसभा से झारखंड के 6 सदस्य हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है जेपीएससी के द्वारा पूछा गया था, आप लोग बताएंगे सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन था 6 ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में था 8, ऑप्शन सी में था 14, ऑप्शन डी में था 20, और क्वेश्चन था कि झारखंड से संसद के कितने सदस्य हैं। क्वेश्चन समझिए कि झारखंड से संसद के कितने सदस्य हैं। अब उसका ऑप्शन था ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी 20। जेपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जेपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि संसद के कितने सदस्य झारखंड में है। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन डी 20। अब आप बोलेंगे सर ऑप्शन डी 20 कैसे? देखिए, अगर बात करें हम लोग किस चीज की, लोकसभा की, और बात करें हम लोग राज्यसभा की, तो लोकसभा के कितने सदस्य हैं? 14 सदस्य, और राज्यसभा की बात करें तो 6 सदस्य हैं। टोटल मिलाया जाए तो 20 सदस्य हैं झारखंड से। अब संसद की बात करें, पार्लियामेंट की अगर हम लोग बात करें, तो लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर ही तो पार्लियामेंट बनता है ना। संसद पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो लोकसभा और राज्यसभा के बिना संसद तो अधूरा है। तो संसद के कितने सदस्य झारखंड में है? 20, 6 राज्यसभा से, 14 लोकसभा से। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, किसी ने आंसर दिया था 6, जिसने सोचा कि राज्यसभा के बारे में पूछा जा रहा है तो 6, जिसने सोचा कि लोकसभा के बारे में पूछा जा रहा है तो उसने आंसर दिया 14, लेकिन सही आंसर होगा 20। संसद के कितने सदस्य झारखंड से हैं? तो 20, लोकसभा से 14, राज्यसभा से 6, टोटल हो गए 20। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा के भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड हाईकोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? झारखंड हाईकोर्ट में टोटल जजेस का जो नंबर है वो कितना हो सकता है? ठीक है, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 31। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25।
क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी 25। झारखंड हाईकोर्ट में अगर बात करें टोटल जजेस की जो सीट है, टोटल मैक्सिमम सीट 25 सीट है। लेकिन अगर आप बोले कि सर वर्तमान में अभी झारखंड हाईकोर्ट में कितने जज हैं, तो 19 जज हैं। 19 सीट तो 25 जजों की है, लेकिन जज अभी कितने हैं? 19 है। 6 जजों का सीट जो है वो खाली है। ठीक है, याद रखेंगे झारखंड हाईकोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 25, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट में जजों का जो टोटल सीट है वो 25 है, लेकिन कितने जज अभी कार्यरत हैं? तो 19 जज। 6 जजों का सीट जो है वो खाली है। ठीक है, झारखंड हाईकोर्ट, तो ये आप झारखंड का नया हाईकोर्ट देख सकते हैं। और बात करेंगे इनकी, तो ये जो है झारखंड के अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या है? चीफ जस्टिस हैं एस चंद्रशेखर जी। इनका नाम क्या है? जस्टिस एस चंद्रशेखर, याद रखें। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे चीफ जस्टिस है झारखंड के। चलिए, बीसीसीएल का मुख्यालय कहां पे है? बीसीसीएल का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है। अब बीसीसीएल का मतलब क्या है? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। बीसीसीएल क्या है? एक कोल कंपनी है। अगर झारखंड की बात करें, मेनली आपको झारखंड में 3 कोल कंपनी देखने को मिलेगा। कौन कौन सी? तो उनमें से एक हो जाएगा आपका सीसीएल, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, दूसरा हो गया बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, तीसरा हो गया हमारा ईसीएल ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। यही 3 कोल कंपनी है जो कि आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। उनमें से अभी आपसे पूछा जा रहा है कि बीसीसीएल का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे है? धनबाद में, रांची में, कोलकाता में, बोकारो में। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, 3 कोल कंपनी के बारे में बात किए, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बीसीसीएल का हेडक्वार्टर कहां पे है? सही आंसर हो जाएगा धनबाद में। क्या होगा सही आंसर? धनबाद में। बीसीसीएल का हेडक्वार्टर है धनबाद में। बीसीसीएल की बात करें, 3 कोल कंपनी आपको बताया गया। पहला सीसीएल, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, हेडक्वार्टर कहां पे है? रांची में। दूसरा बीसीसीएल, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, हेडक्वार्टर कहां पे है? धनबाद में। तीसरा ईसीएल, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, हेडक्वार्टर कहां पे है? कोलकाता में। तीनों का याद रखेंगे। ठीक है, बीसीसीएल का हेडक्वार्टर, तो ये आप बीसीसीएल का हेडक्वार्टर देख सकते हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो धनबाद में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। रांची संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? यानी पूछा जा रहा है कि रांची म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? रांची संग्रहालय, रांची म्यूजियम कब हुई थी? रांची म्यूजियम की स्थापना क्या होगा सही आंसर? रांची म्यूजियम 1974, 1973, 1970 या फिर 1987? रांची म्यूजियम की स्थापना जो है वो कब हुई थी? किसी को पता है क्या? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं और आप लोग काउंट भी करते चलें। लास्ट में आप लोगों को बताना है किसके कितने सही हुए। रांची म्यूजियम की स्थापना हुई थी 1974 में, 1974 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये आप देख सकते हैं रांची म्यूजियम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं रांची म्यूजियम और इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। ठीक है, कब? 1974 में, 1974 में। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल किसे कहा जाता है? सनराइज और सनसेट का ब्यूटीफुल प्लेस किसे कहते हैं? सनराइज और सनसेट का सबसे ब्यूटीफुल प्लेस किसे कहते हैं? सूर्योदय और सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल पतरातू, नेतरहाट, रांची, देवघर। क्या होगा सही आंसर? किसे जो है सनराइज और सनसेट का सबसे ब्यूटीफुल प्लेस के रूप में जाना जाता है? क्या होगा सही आंसर? पतरातू, नेतरहाट, रांची, देवघर। सही आंसर हो जाएगा नेतरहाट, ऑप्शन बी। क्या होगा? नेतरहाट। नेतरहाट कहां पे है? लातेहार में है। ठीक है, लातेहार जिले में है नेतरहाट। आइए नेतरहाट के बारे में जानते हैं। नेतरहाट को सूर्योदय और सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहते हैं। नेतरहाट को पहाड़ों की रानी कहते हैं, क्वीन ऑफ हिल्स। नेतरहाट को झारखंड की मलिका के नाम से जाना जाता है। नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है।
इतने सारे नामों से नेतरहाट को जाना जाता है। नेतरहाट की बात करेंगे, बहुत खूबसूरत है नेतरहाट, ये आप देख सकते हैं नेतरहाट, ठीक है, बहुत खूबसूरत है। और इसे जो है सूर्योदय और सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहते हैं। ये है लातेहार जिला और इसी लातेहार जिले में नेतरहाट जो है स्थित है। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो जरूर जाएं घूमने के लिए, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह नेतरहाट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है, आप लोग जरूर जाएं घूमने के लिए। चलिए, खदानों का शहर सिटी ऑफ माइंस के नाम से किसे जाना जाता है? खदानों का शहर, ऑप्शन ए गोड्डा, ऑप्शन बी घाटशिला, ऑप्शन सी चाईबासा या फिर ऑप्शन डी धनबाद। क्या होगा सही आंसर? खदानों का शहर किसे कहते हैं? सिटी ऑफ माइंस, खदानों का शहर। अब खदानों का शहर उसे कहेंगे जहां पे बहुत सारे खदान होंगे। झारखंड में बहुत सारा खदान कहां पे है? क्या होगा सही आंसर? सिटी ऑफ माइंस किसे कहते हैं? तो धनबाद को। खदानों का शहर धनबाद को। कोयला राजधानी धनबाद को, ठीक है, भारत की कोयला राजधानी धनबाद को। काला हीरा की धरती धनबाद, खदानों का शहर धनबाद, कोयला राजधानी धनबाद, कोयला नगर धनबाद, याद रखें, ठीक है, धनबाद को खदानों का शहर कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड में कुल कितने रेडियो स्टेशन हैं? टोटल कितने रेडियो स्टेशन है झारखंड में? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 15। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। टोटल रेडियो स्टेशन कितने हैं झारखंड में? झारखंड में टोटल रेडियो स्टेशन कितने हैं? किसी को पता है क्या? जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए बी सी डी सही आंसर हो जाएगा। 11 रेडियो स्टेशन है झारखंड में। कितने हैं? 11। झारखंड में टोटल 11 रेडियो स्टेशन है और आप ये झारखंड के 11 रेडियो स्टेशन को देख सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें झारखंड के 11 रेडियो स्टेशन की तो मैक्सिमम जो है रांची और जमशेदपुर में ही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो आप देख सकते हैं 6 रेडियो स्टेशन रांची में है और 5 रेडियो स्टेशन जो है वो जमशेदपुर में है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रांची में कितने रेडियो स्टेशन है? 6 रेडियो स्टेशन। जमशेदपुर में कितने रेडियो स्टेशन है? 5 रेडियो स्टेशन। झारखंड में कितने रेडियो स्टेशन है? तो टोटल 11 रेडियो स्टेशन है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग कमेंट करके बताएंगे 20 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए या फिर 20 में से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर आपको पहले से मालूम थे। हाल ही में किसे इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड के सम्मान से सम्मानित किया गया है? अब अमेरिका के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुबह 5 बजे वाली क्लास में आप लोगों को बताया जा चुका है। हाल ही में किसे इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड के सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है कुणाल साडंगी, ऑप्शन बी आशा किरण बारला, ऑप्शन सी विद्युत बरन महातो, ऑप्शन डी संजय सेठ, ठीक है। क्या होगा सही आंसर? हाल ही में किसे इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड के सम्मान से सम्मानित किया गया है? अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा कुणाल साडंगी को इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बात की जाए सही आंसर की, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग सुबह 5 बजे वाले क्लास में रेगुलर हैं उनको इसका सही आंसर पता होगा, जो लोग नहीं है उनको पता नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं कुणाल साडंगी और इन्हें अमेरिका के द्वारा इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड के सम्मान से सम्मानित जो है वो किया गया है। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस जिनके बारे में लोग डिटेल में डिस्कस किए। चलिए अब जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे 20 में से कितने क्वेश्चंस के सही आपका आंसर हुआ, कितने क्वेश्चंस आपने सही आंसर कमेंट करके बताया। चलिए आपका स्कोर क्या रहा है जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 20 में से आपका स्कोर जो है वो क्या रहा है, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग। सही आंसर क्या होगा, मतलब कितने आप लोगों के सही हुए, जो भी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और रोजाना रात को 9 बजे जुड़े मेरे साथ इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं और हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए।
मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आप सभी को गुड नाइट। ठीक है, चलिए।